Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of August 2021, Wednesday. Inspiration of the day is be thankful for today because in one moment your entire life can change. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Government used 4 method to value rupees 6 trillion assets. नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बाद से बिजनेस स्टैंडर्ड अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 कॉलम में ये न्यूज़ कवर कर चुका है। कंटिन्यूसली 3 दिन से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर के न्यूज़ आ रही है। आज की न्यूज़ में बेसिकली किस चीज़ की बात करी गई है? आज की न्यूज़ में मेथड्स की बात करी गई है, ऐसे मेथड जो कि यूज़ किए जाएंगे वैल्यूएशन के लिए। किसके वैल्यूएशन के लिए? ऐसे असेट जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जिनको मोनेटाइज किया जाएगा। तो बेसिकली आज के कॉलम में वैल्यूएशन मेथड्स की बात करी गई है। 6 ट्रिलियन के जो असेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं, उनको किस मेथड से गवर्नमेंट वैल्यूएट करेगी, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट 6 करोड़ का है या 5 करोड़ का है और उससे कितना रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड 4 method to value the assets that it is looking to monetize under its 6 trillion national monetization pipeline. And as per the Niti Aayog report, the value of assets on the block is indicative that the government is expected to realize either in the form of upfront accruals or the way of private sector investment. और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वैल्यूएशंस आर जनरली एस्टीमेट्स, ये एस्टीमेट्स होते हैं। तो जो भी मेथड गवर्नमेंट यूज़ कर रही है 4 मेथड, तो गवर्नमेंट का ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड गेट अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर अ पर्टिकुलर असेट कि 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ तक का एक रेंज गवर्नमेंट को चाहिए। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ यूजिंग 4 मेथड और उस रेंज के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वेदर गवर्नमेंट will generate the upfront accruals or invite the private sector investment on the basis of given valuation. And definitely जितनी भी valuation methodologies हैं they depend on different assumption. बहुत सारी valuation methodologies होती हैं और सबके अपने basic assumptions होते हैं और उन assumptions के according valuation में थोड़ा difference आता है। और एक्सपर्ट का कहना है कि जो 4 मेथोडोलॉजी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, डेफिनेटली ऑल दीज मेथोडोलॉजीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अजम्पशंस। इकोनॉमी में अजम्पशन बेस्ड जो थ्योरी होती है, मॉडल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो अजम्पशंस के कारण हो सकता है जो ये वैल्यू आए ये एक प्रॉपर या फिक्स वैल्यू ना आए। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग अ रेंज। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूएशन मैथडोलॉजीज, बिजनेसेस के कई सारे फैक्टर्स या पैरामीटर्स भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजी किस बिजनेस को, किस असेट को, किस वैल्यूएशन मेथड से यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट लेगी। जस्ट फॉर रेगुलेटेड बिजनेस, अगर कोई रेगुलेटेड बिजनेस है वेयर द रेगुलेटर इज़ डिटरमाइंड द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऐसे बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी प्रोजेक्शन जो होते हैं वो लेसर होते हैं अगर अजम्पशंस की हम बात करें। और अगर अदर बिजनेसेस की बात करें जैसे पावर जनरेशन, जहाँ पर फ्यूचर रिवेन्यूज़ आर मोर अनसर्टेन एंड लेस प्रिडिक्टेबल, तो अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, चाहे वो रिवेन्यू की प्रेडिक्टेबिलिटी पर हो, चाहे वो रिस्क की प्रेडिक्टेबिलिटी पर हो, चाहे वो फ्यूचर पोटेंशियल की प्रेडिक्टेबिलिटी पर हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी या मेथडोलॉजी यूज़फुल या अप्रोप्रिएट रहेगी उस बिज़नेस को वैल्यूएशन करने के लिए। और इवन एक्सपर्ट भी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को अप्रिशिएट करने कि कई सारे मेथड, मल्टीपल मेथड यूज़ करने से क्या होगा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द एस्टिमेट्स बट द रियल वैल्यू विल बी फाउंड ओनली थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ये पर्टिकुलर एस्टिमेट्स हैं, ये पर्टिकुलर रेंज है, इसी के बीच में बिडिंग आनी चाहिए। However, Agrawal said that valuation should not be used as a reserve price at the time of inviting bid. This is because bid when being invited would be reflective of the prevailing market conditions और pandemic की situation में जो market की जो situation चल रही है उसको देखते हुए हो सकता है कि जो रेंज गवर्नमेंट लाए अपने वैल्यूएशन से उससे कम या उससे ज़्यादा के भी बिडिंग ऑफर आ सकते हैं।
तो जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स आएंगे वैल्यूएशन के थ्रू, ये एस्टिमेट्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना रखे कि इन्हीं एस्टिमेट्स या इन्हीं रेंज के बीच में गवर्नमेंट बिडिंग एक्सेप्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बिडिंग इसके अलावा बहुत सारी अदर मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर असेट को लेकर के वायबिलिटी कितनी है, कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितने इन्वेस्टमेंट के पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना रिस्क एसोसिएट कर रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आएगी, मार्केट में डिमांड कैसी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट्स तो दे 4 मेथड्स या 4 मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए, बट द गवर्नमेंट शुड नॉट स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो बहुत सारे मेथड्स की अगर बात की जाए जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, उसमें मार्केट अप्रोच, कैपेक्स अप्रोच, बुक वैल्यू अप्रोच और एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच, ये 4 ऐसे मेथड हैं जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। किसके लिए? जो भी 6 ट्रिलियन के जो असेट मोनेटाइज होने हैं नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत, उसके तहत जिससे गवर्नमेंट को एक रेंज ऑफ एस्टिमेट्स मिल जाएगा कि पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 1 करोड़ से 2 करोड़ हाइपोथेटिकली, या 2 करोड़ से 3 करोड़, या 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में इसका वैल्यूएशन है। दैट्स अ रेंज, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ यूजिंग मल्टीपल अप्रोच। अलग अलग अप्रोच अलग अलग अजम्पशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए वैल्यूएशन वेरी करता है। और सारे अजम्पशन को कंसीडर करने के लिए एक अच्छा वैल्यूएशन या अच्छा ट्रेड ऑफ के लिए गवर्नमेंट इज़ यूजिंग द मल्टीपल मेथड्स एंड इवन एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। अपार्ट फ्रॉम इट, एक और न्यूज़ आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड ने दिया, दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, जिसमें एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को लिखा गया है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो लो रिस्क असेट्स हैं दे आर अट्रैक्टिव बट द रोड मे बी फजी इन नेशनल मोनेटाइजेशन pipeline. So the central government national monetization pipeline, which focuses on leveraging the value derived from the operational project, will have to face a same test of contractual sanctity and regulatory oversight which public private partnership endeavors have so far counter. और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट की, अगर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए एपेटाइट है, गवर्नमेंट में गेट अ गुड डील, और सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है ये प्लान, सो दिस विल ब्रिंग मोर इफेक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क विद एन एस्केलेशन मैट्रिक फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे कंट्री को भी, बट द रोड इज़ वेरी फजी, नंबर ऑफ issues that may hinder the successful implementation of this national monetization pipeline. And this is the flow chart that Business Standard has prepared on the basis of expert opinion. So technical, legal, regulatory, demand assessment, project cost, financial feasibility or viability, institutional analysis and reforms, risk analysis and mitigation measure, all these are the different measures that government as well as the private sector needs to be or will be taken care. That is why experts are saying that low risk assets attractive but road may be fuzzy. बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लेकर के डिफरेंट एक्सपर्ट के डिफरेंट ओपिनियंस है। हालांकि एक यूनानिमस एग्रीमेंट इस चीज़ पर है कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है, this will bring good governance and effective monitoring of the particular asset. Apart from that, number of infrastructure projects that are currently not viable, not generating any profit, may turn up into viable and profit generating or revenue generating projects. और इसके अलावा पैंडमिक इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर इन दिस मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। वर्क कोहेसिवली टू क्रिएट इंडियाज़ ओन इक्विटी कैपिटल FM2 इंडस्ट्री। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 2 दिन की फाइनेंशियल कैपिटल के टूर में है। इसका मतलब मुंबई के टूर में है, और उसी पर्टिकुलर टूर में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करी हैं, बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट, और इसके अलावा कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स भी दिए हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक इंडिकेशन या मार्केट को एक इंडिकेशन और चैनलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या बेसिक बात करी है, आज
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्यूसडे को इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को कहा है कि गवर्नमेंट हर तरह का पॉसिबल सपोर्ट एक्सटेंड करेगी। किस लिए? फॉर न्यू जनरेशन कंपनीज एंड स्टार्टअप टू हैव देम कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्यूचर। गवर्नमेंट जितने भी पॉसिबल सपोर्ट होगी, रेगुलेटरी से लेकर के फाइनेंशियल तक, ऑल possible support will be extended to the startups or the new generation company, provided that both all industry associations as well as the government should work cohesively to create India's own equity capital. And in finance, equity is ownership of the asset that may have debts or other liabilities attached to them. Equity is basically measured for accounting purpose or by subtracting liabilities from the value of assets. तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं। ये कहा है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, न्यू जनरेशन कंपनीज हैं, दे शुड ट्राई टू रिलाई मोर ऑन मार्केट ड्रिवन सोर्सेज फॉर देयर फाइनेंसेस रादर देन बैंक लेड फाइनेंसेस। बहुत सिंपल फॉर्मेट में यही कहा गया है। सेंटर इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द इंश्योरेंस बॉन्ड एज एन alternative to the bank guarantee to make it easier to do business in India. जितनी भी न्यू जनरेशन कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको डेफिनेटली फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इस समय जो इंडिया में सिनेरियो है, ट्रेंड है कि बैंक से लोन उठाने का या बैंक से लोन लेने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इंडिया में। और इसीलिए गवर्नमेंट कई बार एमएसएमईज को या स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बैंक गारंटी जैसी स्कीम्स को, लोन क्रेडिट गारंटी जैसी स्कीम्स को लाती है, जिससे कि जो ये एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको सफिशेंट अमाउंट में फंड प्रोवाइड हो सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिए हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दैट इन बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्री एसोसिएशन शुड वर्क कोहेसिवली टू क्रिएट इंडियाज ओन इक्विटी कैपिटल। इसका मतलब बैंक पर जो डिपेंडेंसी है न्यू जनरेशन कंपनीज की, स्टार्टअप्स की, वो रिड्यूस हो। Companies or the startups should focus on the other or the alternative to the bank guarantees। जैसे कि अभी इंश्योरेंस बॉन्ड लाने के लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है, जो कि ऑल्टरनेटिव होगा किसका? बैंक गारंटी, जो कि किसी पर्टिकुलर लोन को लेने के लिए बैंक गारंटी देता है। तो उस बैंक गारंटी के रिप्लेसमेंट में इंश्योरेंस बॉन्ड भी लाए जा रहे हैं। सो एक्सप्रेसिंग द गवर्नमेंट कीननेस टू फैसिलिटेट द ट्रेंड्स एंड सेक्टर्स दैट आर फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, शी एक्नॉलेज देयर वर सेमिनल changes happening in the financial sector as well as, or government through policy measures will support all these changes। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर या स्ट्रैटेजिक मेजर्स में कहीं भी पीछे नहीं हटेगी, विल प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू इंडस्ट्री, बट इंडस्ट्री को खुद का इक्विटी कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा रादर देन रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट सोर्सेज और द बैंकिंग सोर्सेज। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इकोनॉमी इज मूविंग ग्रेजुअली फ्रॉम बैंक लेड लेंडिंग मॉडल टू मार्केट ड्रिवन लेंडिंग मॉडल। मार्केट ड्रिवन मतलब बॉन्ड से आप पैसा उठाइए, डेट मार्केट से इक्विटी कैपिटल अपना खुद का जनरेट करिए। इंश्योरेंस बॉन्ड्स तो आ ही रहे हैं। इंडिया में जो बेसिक रिलायंस ज़्यादा है वो बैंक लेड लेंडिंग मॉडल पर ज़्यादा है, और उसी को शिफ्ट करने के लिए मार्केट ड्रिवन में मॉडल में इंडस्ट्री को कॉल करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। ऑल्सो वंस द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज ऑपरेशनल, इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडिंग विच ट्रेडिशनली वॉज प्रिजर्व फॉर बैंक। तो बैंक्स के अब ऑल्टरनेटिव, इंश्योरेंस कंपनीज को भी, डेवलपमेंट बैंक्स को भी, इसके अलावा मार्केट ड्रिवन जो अदर सोर्स हैं फंड को भी, फंड्स के, उनको भी अब लाइमलाइट में या इकोनॉमी के सर्कुलर मोशन में लाने की कोशिश करी जा रही है।
अब बैंक पर जो डिपेंडेंसी है उसको क्यों रिड्यूस करना चाहती है गवर्नमेंट? वाई गवर्नमेंट वांट्स टू एक्चुअली चेंज दिस मॉडल ऑफ बैंक लेड लेंडिंग टू मार्केट ड्रिवन लेंडिंग? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि फंड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी न्यू जनरेशन कंपनीज और स्टार्टअप्स को, तो फंड अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगा। बैंक को अभी बैंक्स की सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है लेंडिंग को लेकर के, लेकिन अगर अदर टाइप्स की एनबीएफसीज या इंश्योरेंस बॉन्ड्स या डेवलपमेंट बैंक जैसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे जो बैंक्स की एफिशिएंसी है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन तो जो लेंडिंग करते हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक न्यू सेक्टर जनरेट होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। एक ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया में वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, वो भी और मेच्योर होगी। कई सारी फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें जैसे कि डेट मार्केट, इट्स नॉट वेरी मच मेच्योर इन इंडिया। कुछ ही तरह के बॉन्ड पेपर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट की मेच्योरिटी भी इंक्रीज होगी बाय दीज टाइप्स ऑफ मार्केट ड्रिवन लेंडिंग मॉडल्स। ऑन द अदर हैंड जो बैंक्स का इस समय एनपीए बढ़ रहा है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंक और एनबीएफसीज का बढ़ रहा है, उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। और एमएसएमईज को जाहिर सी बात है अपार्ट फ्रॉम फंड्स जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अदर तरह के सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया के इंटरनेशनल जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होगी। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मूविंग फ्रॉम बैंक लेंडिंग मॉडल टू मार्केट ड्रिवन लेंडिंग मॉडल, and that is why our finance minister is actually calling the industry or industry association to work in tandem with the government. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6. GDP may grow at 18.5% in April-June quarter this fiscal. SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 18.5% विद एन अपवर्ड बायस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। और अगर हम आरबीआई के एस्टिमेट्स को देखें, जो आरबीआई ने एस्टिमेट्स दिए थे जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, उसके कंपैरिजन में एसबीआई का जो एस्टिमेट है वो कम है। आरबीआई ने कितना एस्टिमेट दिया था? 21.4% का एस्टिमेट था आरबीआई का। किस लिए? अप्रैल से जून क्वार्टर का फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। एसबीआई का एस्टिमेट है 18.5%। सो बेस्ड ऑन आवर नाउ casting model, forecasted GDP growth for Q1 financial year 22 would be 18.5% with upward bias। थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है इसको एज पर द एसबीआई की, उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक व्यू अडॉप्ट किया है इन ऑर्डर टू गेट द एस्टिमेट्स फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है नाउ कास्टिंग मॉडल, तो हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाए अगर ये न्यूज़ में। व्हाट इज़ नाउ कास्टिंग मॉडल? रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नाउ कास्टिंग मॉडल को डेवलप किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 41 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। और उन्हीं इंडिकेटर्स के बेस पर एसबीआई ने इस बार 18.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है। किसमें? Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। एंड द रिपोर्ट एक्सपेक्ट ग्रॉस वैल्यू एडिशंस टू बी 15%। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल को तो आपको पता होगा इससे पहले भी हमने जीवीए और जीडीपी को लेकर के न्यूज़ डिस्कस, प्रोजेक्शंस को लेकर के न्यूज़ डिस्कस करी थी, जहां पर जो भी एस्टीमेट्स है वो एटलीस्ट ये करंट जो एसबीआई के एस्टीमेट्स हैं इससे ज़्यादा थे, चाहे वो आरबीआई का एस्टीमेट हो, चाहे वो किसी अदर प्राइवेट ब्रोकरेज हाउसेस का एस्टीमेट्स हो। एंड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अनाउंस सो फॉर इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिकवरी इन द कॉर्पोरेट जीवीए। एसबीआई के अकॉर्डिंग 4000 कंपनीज के जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 28.4% तक इंक्रीज हुए हैं फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 22। हालांकि अगर हम Q4 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 के, तो उसके कंपैरिजन में जो जीवीए है ये कम है। मतलब Q4 फाइनेंशियल ईयर
21 में इकोनॉमी की जो रिकवरी पेस थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू Q1 फाइनेंशियल ईयर 22। क्यों? क्योंकि इस समय तक कोविड-19 की सेकेंड वेव अपने पीक पर थी, अगर आपको याद हो तो। दैट इज़ वाई इकोनॉमिक रिकवरी वॉज हॉल्टेड। और रिपोर्ट ने एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट एम्फसाइज किया है कि मोबिलिटी इंक्रीज होने से जो जीडीपी है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है। तो रिपोर्ट हैज़ एक्चुअली नोटिफाइड दैट lower mobility leads to lower GDP and higher mobility leads to higher GDP, but the response is asymmetric. So with the decline in the mobility, the economic activity declines. Definitely mobility, अगर transportation नहीं होगा, goods का movement नहीं होगा, people का movement नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं economic activities fall करेंगे. You can actually relate with other indicators. फ्यूल का यूजेस जो है वो कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, दैट इज़ वाई इंडिविजुअल्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ा. तो मोबिलिटी इज समवेयर इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज जीडीपी और इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वाइस वर्सा वी कैन से दैट. And as per the SBI, with the decline in mobility, the economic activity declines and thus the GDP growth. और पैंडेमिक में जितने restrictions होते हैं तो mobility कहीं ना कहीं restricted हो जाती है, चाहे किसी की भी mobility हो, individuals की mobility या goods and services की. And the relationship between two has become weaker, as can be seen in Q1 financial year 22 when mobility has declined. However, GDP growth is high and positive. तो इस बार पैंडेमिक में कुछ रिवर्स चेंजेस देखने को मिले as per the RBI, as per the SBI रिपोर्ट. क्या अभी तक तो हम ये मानते हैं मोबिलिटी बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है. मोबिलिटी कम हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होगी, जीडीपी भी कम होगी. बट इस बार Q1 में थोड़ा सा रिवर्स या थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला. मोबिलिटी डिक्रीज हुई, लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया. इवन जीडीपी ग्रोथ इज़ हाई एंड पॉजिटिव विद डिक्लाइंड मोबिलिटी. However, low base effect can also be seen in case of GDP projection here. तो low base का जो impact है वो भी हो सकता है, इसीलिए GDP growth higher दिख रही है SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. This is not what I am saying student, this is what SBI report is saying. तो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप थोड़ा सा नाउ कॉस्ट मॉडल के बारे में पढ़ लीजिएगा. हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए कि पर्टिकुलर मॉडल किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मॉडल. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट एग्रीज टू एयर इंडिया स्टाफ डिमांड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ मेन डिमांड फेयरिंग एंड इंडस्ट्रियल डिसेंशन नाउ कुड इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो एयर इंडिया की जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है ये बहुत टाइम से पेंडिंग है. इसके जो स्टाफ हैं जो बेसिकली इस समय लेड ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड थी, उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है. किस लिए? अभी तक तो गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही थी, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं ये जो स्टाफ का जो डिसेंटमेंट है ये कहीं एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को हॉल्ट ना कर दे. इंडस्ट्रियल डिसेंशन now could impede the process of privatization. With this fear, the government is actually agrees upon the Air India's staff demand. तो क्या एक्सेप्टेंस दी है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू बियर द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रांसफर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम company owned trust, inclusion of employee in the central government health scheme and encashment of leave. तो बेसिकली 3 मेजर डिमांड्स जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिलेटेड स्कीम और हेल्थ स्कीम और लीव इनकैशमेंट को लेकर के. और अभी अगर हम बात करें कितने एम्प्लॉय हैं, तो कम एयर इंडिया में परमानेंट एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 का है, कॉन्ट्रेक्चुअल 4,000 के हैं. तो अपने कुछ लेबर लॉज से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं या सोशल सिक्योरिटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं उसको लेकर के एम्प्लॉयज़ की कुछ डिमांड थी. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है.
प्रोविडेंट फंड को लेकर के, लीव इनकैशमेंट को लेकर के और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। तो 3 डिमांड्स जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और एक्सपर्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट ऑफ एयर इंडिया प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अप फॉर द प्राइवेटाइजेशन एट लेटर स्टेज। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जिस तरीके से एक्सेप्टेंस दी, हो सकता है सेम एक्सेप्टेंस अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या सेम टेम्पलेट अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ हो, जहाँ पर एम्प्लॉय इस तरह के डिसेंशन में इन्वॉल्व है, इस तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आईपीओ बेट्स ऑफ रिच इन्वेस्टर्स टर्न सॉर इन अगस्त। यहाँ पर बेसिकली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी बात, रिच इन्वेस्टर्स मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो कि आईपीओज में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। हम सभी को पता है कि इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा आईपीओ आए हैं पिछले कुछ ईयर्स, पिछले कुछ मंथ्स से। आफ्टर पैंडमिक अगर हम बोलें तो आईपीओज के जो नंबर्स हैं, फंड रेजिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं वो बढ़ गई हैं और बहुत सारे आईपीओज जो हैं वो शेड्यूल्ड भी हैं आगे आने वाले मंथ्स में। तो बेसिकली जो ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं इनके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये न्यूज़ है। And for most of this year, wealthy investors had made a killing on these IPO that hit the market with some regularity. But this month, however, most of their bets have gone average. और अगर डेटा की बात करें तो ओवरऑल जितने भी हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स हैं दे हैव प्रॉफिटेड इन 16 आउट ऑफ 27 IPO इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग करी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने। तो मोस्ट ऑफ दिस ईयर वेल्दी इन्वेस्टर्स हैव मेड किलिंग और हैव एक्चुअली अर्न द प्रॉफिट ऑन दीज IPO। बट जुलाई का जो अगस्त का डेटा है दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। जुलाई 14 तक 19 companies had made their debut in on the bourses and made money for these investors on a very day one, and after taking into account the financial cost and significant oversubscription. So in other words, 3 out of every 4 new listing gave its a bang for the buck. लेकिन अगर अगस्त की बात करें the win loss ratio has reversed with 6 of the 8 listing so far making losses in Rolex Ring, Cartech Trade, Glenmark Life Sciences and K Diagnostic ranges from rupees 46 to rupees 210 per share. तो अगस्त के मंथ में जो भी ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली सीइंग द लॉसेस इन कंपैरिजन और इन रिलेशन टू द previous months of IPOs. And this is the data for break even price per share. Definitely this is just a trend, you do not need to mark up this data. अब देख लेते हैं next clip. Wistron makes local call to go beyond iPhone. Wistron is one of the iPhone making company that is operating in India. अब इंडिया में Wistron is looking forward from going beyond manufacturing of iPhone. तो iPhone अभी तक बना रही थी, अब iPhone के अलावा और भी जो आइटम्स हैं, अगर हम बात करें IT हार्डवेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, इन सब पर भी फोकस करना चाहती है ये पर्टिकुलर कंपनी। तो ये $30 बिलियन ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर ODM जिसको बोलते हैं, ODM किसका, आईफोन की ODM है ये। इसके अलावा एक और 2 और कंपनीज़ हैं जो कि ODM का टैग है जिनके पास आईफोन का। तो अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया में विस्टर्न जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है, बट अब इंडिया में वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है या इंडिया में ही अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। इवन विस्टर्न का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिज़नेस है ये ऑलरेडी वर्ल्ड में अदर मार्केट्स में रन कर रहा है। सो द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिजनेस इज नॉट न्यू फॉर विस्टर्न। मैनी ईयर्स अगो इट टीम्ड अप विद द चाइनीज ऑटोमेकर नियो टू मेक द इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम ऑफ कार्स। और इंडिया में भी वो अपने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। दिस विल बी द विन विन प्लान फॉर ऑल द शेयर होल्डर और ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों सडनली विस्टर्न को क्या हो गया कि जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, इंडिया में अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। बेसिकली विस्टर्न वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम, इन ऑर्डर टू
एक्सपेंड इट्स बिजनेस। तो आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी जाना चाहती है, बट दैट इज़ वाई दे आर forming the strategic alliances, and this particular strategic alliances will design the will design and manufacturing the tablets, laptop, hearables, wearables, telecom products, internet of things, industrial internet of things, smart meters, automotive electric vehicle products under the contract manufacturing. अब देख लेते हैं नेक्स्टली, गवर्नमेंट में परमिट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन LIC। LIC के IPO को लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला है और बहुत टाइम से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स चेंज किए हैं LIC के IPO को लाने के लिए। बहुत सारे वैल्यूएशन को अच्छा वैल्यूएशन लेने के लिए बहुत सारे चेंजेस LIC और के एक्ट में और बहुत सारे अदर एक्ट में चेंजेस किए गए हैं अब। और इसमें एक ये भी न्यूज़ आई थी कि LIC is giving more emphasis और more importance to the retail investors। जो रिसेंट एक न्यूज़ आई थी उसमें ये भी सुनने को आया था कि LIC जो है वो अपने IPO में रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती है या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकती है। अपार्ट फ्रॉम इट, आज ही न्यूज़ में बोला गया कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग टू अलाउ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ LIC। तो एक बेटर वैल्यूएशन के लिए, बेटर revenue के लिए, better profit के लिए गवर्नमेंट में allow FDI, and allowing FDI would permit the strategic investors such as massive pension funds or insurance firm to participate into LIC's IPO। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बाद, पॉलिसी होल्डर्स के बाद, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, सारी न्यूज़ हमें डिस्कस करी थी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी गेट ओपन किए जा रहे हैं इनटू LIC IPO। LIC का IPO इज मच टॉक्ड IPO नाउ दीज डेज, और ऐसा कहा जा रहा है इट विल बी द बिगेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट दैट मे बी अलाउड स्टिल अनक्लियर, बट अभी गवर्नमेंट ने केवल इस प्रपोजल को कंसिडर कर रही है। सो डिस्कशन ऑन स्ट्रक्चरिंग the increase in foreign shareholdings and ceiling are ongoing, and a decision is yet to be taken as per the officials. And listing could value LIC at as much as $261 billion based on its asset under management। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयरटेल गेट्स सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ओवर वीडियोकॉन्स ₹1376 करोड़ ड्यूज। एयरटेल को AGR के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को डायरेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को नॉट टू इन्वोक द बैंक गारंटी ऑफ भारती एयरटेल फॉर 3 वीक्स फॉर रिकवरिंग द 1,376 crore in AGR related dues of Videocon Telecom Limited, which had sold its spectrum to Bharti Group। अगर बैंक गारंटी की बात करिए तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। AGR ड्यूज़ के केस में कई बार कंपनीज़ ने, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमें इस AGR ड्यूज़ के लिए और ज़्यादा टाइम दिया जाए या और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कुछ 10 से 15 सालों का टाइम फ्रेम दिया है, और उस 10 से 15 सालों के टाइम फ्रेम में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उससे कुछ इनिशियल ईयर्स में आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। कुछ अमाउंट का AGR ड्यू आप प्रीपे करिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, इसके अलावा बैंक गारंटी सबमिट करिए कि आप आगे आने वाले 10 सालों तक इस पर्टिकुलर AGR ड्यूज़ को सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे या गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो बैंक गारंटी इन्वोक डेफिनेटली, अगर बैंक गारंटी इन्वोक करनी है तो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी एसेट की सिक्योरिटाइजेशन करना पड़ेगा। बैंक कब गारंटी देता है? जब बैंक के पास कोई कोलेट्रल होता है। और टेलीकॉम कंपनीज जो ऑलरेडी इस समय बहुत डोल्ड्रम की सिचुएशन में है, स्पेशली वोडाफोन जैसी कंपनी, तो अपने एसेट्स को ऑलरेडी ब्लॉक कर देना एज अ कोलेट्रल इन बैंक इन ऑर्डर टू गेट द गारंटी फॉर पेइंग द AGR इन अपकमिंग 10 ईयर्स। तो इससे जो टेलीकॉम कंपनीज जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रेस की, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में बिकॉज ऑफ देयर हॉल्टेड रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ देयर हॉल्टेड कंज्यूमर बेस, तो कई बार इवन गवर्नमेंट ने वोडाफोन के केस में भी डायरेक्ट किया है कि बैंक गारंटी का जो क्लॉज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनीज के जो कोलेट्रल, जो असेट्स ब्लॉक हुए हैं बैंक गारंटी लेने में, वो असेट फ्री हो जाएं और कुछ रिवेन्यू जनरेट करें।
तो इसी रिलेशन में एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त, एक पिटीशन डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिलीफ दे दिया है एयरटेल को 1376 करोड़ के ड्यूज़ के लिए, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को डायरेक्ट किया गया है कि वोडाफोन टेलीकॉम लिमिटेड का जो AGR ड्यू है, जो कि बेसिकली अब एयरटेल के पास है स्पेक्ट्रम, जो कि वोडाफोन ने एयरटेल को सेल कर दिया था। तो वीडियोकॉन टेलीकॉम का जो भी ड्यू है 1376 करोड़ का, उस पर्टिकुलर ड्यू पर एयरटेल से बैंक गारंटी ना मांगी जाए, जिससे कि क्या होगा, एयरटेल का कुछ जो असेट है वो फ्री होगा और जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। सो दिस इज़ द स्लाइट रिलीफ और लिटिल रिलीफ टू एयरटेल। हो सकता है सेम केस वोडाफोन में भी फॉलो हो। हालांकि वोडाफोन के केस में गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस भी दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि मेथडोलॉजी ढूंढी जाए, कोई वे आउट ढूंढा जाए, जिससे कि जो ये वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनीज, इनके बैंक गारंटी क्लॉज में कुछ उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे इनके कुछ असेट फ्री हो सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.